इमेजिन कीजिए एक विशालकाय ड्रैगन जिसकी ऊर्जा का सोर्स है काला खून। लेकिन अचानक अगर उस ड्रैगन को काला खून मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या वो ड्रैगन लंबे समय तक सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इसी ड्रैगन के जैसे हाल होने वाला है हमारे पड़ोसी देश चाइना का। इस समय जैसे चाइना के हालात हैं उससे साफ लग रहा है कि जल्दी ही चाइना का डाउनफॉल शुरू होने वाला है। क्या है चाइना की वो समस्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और कैसे चाइना इस समस्या से निपटेगा, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, चाइना की रूलिंग पार्टी सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डाटा के अनुसार चाइना के पास सिर्फ इतना ही क्रूड ऑयल बचा है कि सिर्फ 40 से 50 दिन चल सके, 1 से 1.5 महीना। इस बात ने चाइनीज गवर्नमेंट के होश उड़ा दिए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि क्रूड ऑयल की सप्लाई खत्म होते ही चाइना की इकोनॉमी गिरने लगेगी और इकोनॉमी गिरते ही सरकारें गिरने में समय नहीं लगता। एंड ऑब्वियसली पीढ़ियों से सत्ता में चल रही पार्टी ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। अब सवाल ये आता है कि चाइना के लिए क्रूड ऑयल इतना इंपॉर्टेंट क्यों, और क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे चाइना इस आर्थिक संकट से निपट पाए? चाइना के लिए क्रूड ऑयल की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इसे समझने से पहले आपको चाइना की हिस्ट्री और पिछले कुछ दशकों से हुई इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना होगा। तभी आप समझ पाओगे कि क्रूड ऑयल से चाइना की इकोनॉमी को डायरेक्टली कैसे अफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, कई साल पहले तक चाइना वैसा नहीं था जैसा ये अभी है। तब चाइना भी हमारे भारत की तरह एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री हुआ करता था। यहाँ ज़्यादातर खेती ही किया करते थे। लेकिन फिर चाइना में शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से चाइना एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया। अगर आप ये नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो देश होते हैं जो गरीब होते हैं और डेवलपमेंट की राह पर होते हैं। कहाँ 1980 में चाइना ग्लोबल जीडीपी में सिर्फ 2.5% कंट्रीब्यूट करता था, वहीं अब ये आंकड़ा 2.5% से बढ़ करके 19% में पहुंच चुका है। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही हुआ है क्योंकि चाइना की जीडीपी का 40% हिस्सा तो इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आता है और चाइना की इंडस्ट्रियल क्षेत्र में ग्रोथ तय करती है ऑयल की सप्लाई। इसलिए अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई खत्म हो जाएगी तो चाइना की 2 दशकों में बनाई गई इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री धरी की धरी रह जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चाइना हमेशा से ऑयल इंपोर्ट करता था, बल्कि चाइना में काफी ऑयल फील्ड और कुएं थे। एक्चुअली है भी। जब चाइना इतना डेवलप नहीं हुआ था तो वो आराम से अपनी ही रिजर्व से अपने तेल की जरूरत को पूरा कर लेता था। इनफैक्ट चाइना के पास ऑयल्स की सप्लाई उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ही रहती थी, इसलिए उस समय चाइना जापान को ऑयल एक्सपोर्ट किया करता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से चाइना में तेल की ज़रूरतें बढ़ती चली गई। डिमांड बढ़ने की वजह से चाइना की ऑयल डिमांड उसकी खुद की एनुअल सप्लाई से भी ज़्यादा बढ़ गई। 1993 में चाइना ने 1.2 बिलियन बैरल पेट्रोल प्रोड्यूस किया था, जबकि उस साल खपत लगभग 1.7 बिलियन बैरल्स की थी। इसलिए जो चाइना अब तक ऑयल का एक्सपोर्टर हुआ करता था उसे ऑयल इंपोर्ट करना शुरू करना पड़ा। अब हालात ये है कि चाइना में उसकी खपत का लगभग 75% तेल दूसरे देशों से एक्सपोर्ट किया हुआ होता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के डेटा के अनुसार चाइना का ऑयल एक्सपोर्ट पिछले साल की तुलना में 138% से बढ़ा है और अब हालत यह है कि चाइना दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है और बिना ऑयल के चाइना की इकोनॉमी डूब सकती है। अब ये समझते हैं कि चाइना ऑयल इंपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा। अब हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि जब चाइना इतने सालों से ऑयल इंपोर्ट करता आ रहा है तो अब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही जो चाइना के ऑयल सप्लाई बंद हो सकती है। देखिए, ऑयल इंपोर्ट करना चाइना के लिए प्रॉब्लम नहीं है। भले ही चाइना समय समय पर कई देशों से दुश्मनी लेता रहता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस दुनिया में कोई भी देश चाइना का दोस्त नहीं है। चाइना का सबसे बड़ा एली रशिया ही चाइना को क्रूड ऑयल सप्लाई कर सकता है। 2022 के डेटा से तुलना करें तो रशिया की तरफ से चाइना को होने वाले क्रूड ऑयल की सप्लाई में 2023 में 23% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सऊदी अरेबिया से ये आंकड़ा 7% और ब्राज़ील के लिए 50% बढ़ा है। लेकिन अफसोस, क्योंकि शायद फ्यूचर में चीन को ऑयल एक्सपोर्ट करना रशिया के लिए भी पॉसिबल ना हो, और इसका कारण है चाइना की जियोग्राफिकल लोकेशन, या फिर ये कह लें कि अपने पड़ोसी देशों से उसका बर्ताव। चाइना की जियोग्राफिकल लोकेशन समझने के लिए आइए एक नजर डालते हैं ट्रेड रूट पर, वो रास्ता जहां से चाइना में ऑयल इंपोर्ट होता है। चाइना में इंपोर्ट होने वाला ज्यादातर क्रूड ऑयल गल्फ स्टेट से आता है और वहां से इस ऑयल को चाइना तक पहुंचाने का सबसे छोटा और फीजिबल तरीका है मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है और इंडोनेशिया और मलेशिया और थाईलैंड के बीच में। ये समझिए कि ये स्ट्रेट इतना इंपॉर्टेंट है कि करीब $3.5 ट्रिलियन का सामान हर साल इस रास्ते से गुजरता है। और ये स्ट्रेट चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि चाइना में इंपोर्ट होने वाले क्रूड ऑयल का 70% से भी ज़्यादा हिस्सा इस स्ट्रेट के थ्रू आता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रेट चाइना का हिस्सा तो नहीं, इसलिए इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है।
असल में ये स्ट्रेट इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड की टेरिटरी का हिस्सा है। और जब से चाइना ने साउथ चाइना सी में 7 डैश लाइन क्लेम की है, तब से ये सभी देश चाइना से कुछ खास खुश नहीं है। ऐसे में चाइना को लगातार दुश्मन देशों की तरफ से इसकी क्रूड ऑयल सप्लाई को बंद किए जाने का डर सताता रहता है। और अगर कभी कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो दुश्मन देश इस ट्रेड को भी सीज कर सकते हैं, क्योंकि बिना ऑयल सप्लाई के चाइना को हराना चुटकियों का काम होगा। शिप्स हो, ऑयल टैंकर हो या फिर एरोप्लेन, इन सबको चलाने के लिए तेल तो चाहिए। और मलाक्का स्ट्रेट को बंद करके चाइना की इस दुखती रग पर वार किया जा सकता है। दोस्तों, ये स्ट्रेट सिर्फ ऑयल के पर्पस से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मिलिट्री पर्पस से भी ये स्ट्रेट चाइना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साउथ और वेस्ट एशिया जाने के लिए ये स्ट्रेट चाइनीज नेवी का मेन रूट है। चाइना की नेवी की डोमिनेंस भी काफ़ी हद तक इस स्ट्रेट पे डिपेंड करती है। ये भी एक वजह है कि अब बीजिंग साउथ चाइना सी में अपनी डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इससे वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी बढ़ा सकता है। और ये चाइना के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि चाइना और यूएसए की दुश्मनी तो किसी से छिपी नहीं है। और चाइना के ज़्यादातर पड़ोसी देश जैसे कि इंडिया और जापान अमेरिका के एलाइज हैं, और इन एलाइज को एक साथ मिलकर मिलिट्री अलायंस बनाने में कितना ही समय लगेगा। वैसे तो चीन के ऑयल क्राइसिस का असर पूरी दुनिया पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर चाइना की इकोनॉमी गिरी तो एप्पल जैसी कंपनियों पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि इसके मोस्टली बायर्स चाइना से ही होते हैं। और क्योंकि चीन भारत का पड़ोसी देश है, तो इसकी इकोनॉमी का असर भारत पे भी देखने को मिलेगा। अगर आप पूछेंगे कि चाइना के इस क्राइसिस का इंडिया पे कोई फायदा होगा या नुकसान होने वाला है, तो जवाब है दोनों। एक एक करके दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर नेगेटिव इंपैक्ट्स की बात करें तो चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना इंडिया से ही स्टील इंपोर्ट करता है। चाइना की इकोनॉमी का नीचे जाना मतलब इंडिया से स्टील का एक्सपोर्ट कम होना। केवल स्टील नहीं, इंडिया चाइना को केमिकल्स, मशीनरी वगैरह भी एक्सपोर्ट करता है, तो उन सभी सेक्टर से हमें असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा चाइना की कई कंपनीज इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। क्राइसिस से इंडिया की इन कंपनीज को फंडिंग मिलना ही बंद हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया की ऑयल डिमांड भले ही चाइना से कम है, लेकिन इंडिया भी ऑयल का नेट इंपोर्टर ही है। ऐसे में अगर चाइना की ऑयल क्राइसिस से तेल की कीमतों में कोई असर आता है तो उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना की ऑयल क्राइसिस से इंडिया को सिर्फ नुकसान ही होने वाला है, बल्कि कुछ फायदे भी हैं। जैसे कि अभी जिस तरह चाइना पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, चाइना के क्राइसिस के बाद वो जगह इंडिया को मिल सकती है। इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं होने लगी है। एप्पल और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां भी अब इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के बारे में सोचने लगे। ये सब सिर्फ कयास है। चाइना के एनर्जी क्राइसिस का इंडिया पे क्या असर होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, इन रिस्क को ध्यान में रखते हुए इंडिया बेटर प्लानिंग जरूर कर सकता है, ताकि वो चाइना के इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल सके। बट ऐसा नहीं है कि इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में चाइना को पता नहीं है, या फिर वो बस हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए चाइना अपने एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसके पास कई एनर्जी रिसोर्सेज उपलब्ध रहें। चाइना रिन्यूएबल एनर्जी में हेवली इन्वेस्ट कर रहा है। उसका एम ये है कि 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी कंजम्पशन को 50% तक पहुंचाया जाए। एक्चुअली दुनिया में ये ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, सोलर एनर्जी का भी चाइना सबसे ऊपर है। चाइना को ये भी पता है कि अचानक से अपने ऑयल कंजम्पशन में कटौती नहीं कर सकता। ऑल्दो ऑयल रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन फिर भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नए ऑयल रिजर्व ढूंढने के लिए एक्सप्लोरेटरी प्लान शुरू कर दिए हैं। मेनली शेल ऑयल फील्ड्स में चाइना का ये एक्सप्लोरेशन वर्क काफ़ी इंटेंसिवली किया जा रहा है। अब चाइना नए ऑयल रिजर्व ढूंढ पाता है या नहीं, ये तो देखने लायक है। इसके अलावा चाइना स्ट्रैटेजिकली उन देशों के साथ संबंध बनाने में लगा हुआ है जहां तेल का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें मोस्टली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज शामिल हैं। कुछ मिडिल ईस्टर्न देशों के साथ चाइना ने ऑयल सप्लाई को लेकर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी किया। खैर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे करके रखना चाइना की चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी है। लेकिन क्यों? दरअसल चाइना की क्रूड ऑयल सप्लाई का 47% हिस्सा मिडिल ईस्ट कंट्रीज से सप्लाई होता है, जो कि टोटल सप्लाई का लगभग आधा है। अभी भले ही रशिया चाइना को सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करता हो, बट अक्टूबर 2021 तक ये पोजीशन सऊदी अरेबिया की थी। बाद भी आने वाले देशों में ज़्यादातर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ही हैं, जिसमें इराक, ओमान, यूएई और कुवैत आदि देश शामिल हैं। इनफैक्ट ईरान ने तो यूएस सैंक्शन के बावजूद 2021 की शुरुआत में चाइना को डेली 3 लाख बैरल ऑयल सप्लाईज किया था। हालांकि ये भी चाइना के लिए एक प्रॉब्लम ही है, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट किसी से छिपे नहीं। साथ ही साथ मोस्टली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इसी वजह से उन्हें यूएस और कई देशों की तरफ से सैंक्शन किया गया है। ऐसे में उन देशों से संबंध अच्छे करने के चक्कर में चाइना अमेरिका के साथ अपने संबंध खराबी कर रहा है। लेकिन इस मामले में चाइना के पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है।
अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाइना को मिडिल ईस्ट की ज़रूरत है, उनके ऊपर डिपेंडेंसी है उनकी, क्योंकि ऑयल के अलावा चाइना को मिडिल ईस्ट से उसका दूसरा बड़ा नेचुरल रिसोर्स नेचुरल गैस भी मिलती है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कतर से चाइना 8 मिलियन मेट्रिक टन एलएनजी इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में अगर चाइना मिडिल ईस्ट से अपने रिश्ते खराब करता है तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसलिए अभी तो चाइना की तमाम कोशिशों के बावजूद उसके एनर्जी क्राइसिस से निकलने का कोई चांस नहीं दिख रहा। चाइना की ऑयल और नेचुरल गैसेस पर डिपेंडेंसी दो धारी तलवार। ये चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण तो है, लेकिन यही चाइना को पीछे की ओर धकेल भी सकता है। इन फ्यूचर ये देखने लायक होगा कि क्या चाइना अपनी क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी को कम कर पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, चाइना इस संकट से समय रहते उभर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।